वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय प्राचीन इतिहास का नया टॉपिक पाषाण काल, स्टोन एजेस। ठीक है। और पाषाण काल जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। पाषाण काल में हमें पता लगता है कि मानव का विकास कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप, और मानव ने कैसे रहना सहना, कैसे खाना बनाना, कैसे कृषि करना सीखा। ठीक है। और ये सब हमें पाषाण काल में हम पढ़ेंगे। और इस सीरीज़ में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही बेसिक से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी करिए। ठीक है। और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इतिहास से। ठीक है। इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल, आद्य इतिहास भी बोल सकते हैं, ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल क्यों बोला जाता है? ठीक है। प्रागैतिहासिक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस काल में कोई भी इतिहास की हमें लिखित जानकारी नहीं होती है। इसमें जो हम खनन करते हैं, जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, इतिहास के खोजकर्ता, ठीक है, वो जो भी खुदाई करते हैं उसके द्वारा ही हम अनुमान लगाते हैं इतिहास का। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाषाण काल। ठीक है। और आद्य इतिहास जो है वो लिखित तो उपलब्ध है पर वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और आप सभी को पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता आती है इसके अंतर्गत, जिसमें 400 से ज़्यादा अक्षर थे उस लिपि में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में, परंतु वो अभी स्पष्टतः पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि कई विद्वानों ने दावा भी किया कि हम मतलब लिपि हमने पढ़ ली है, पर अभी इसका कोई स्पष्टता प्रमाण नहीं है। और थर्ड आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य होते हैं वो लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके आधार पर ही हम इतिहास लिखते हैं। तो ये ऐतिहासिक काल में आएगा। और इसमें आएगा जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद जो हमारा इतिहास शुरू होता है, मौर्य काल, उसके बाद का काल शक और यवन का राजाओं का इतिहास। उस टाइम जो थे सिक्के चल पड़े थे। ठीक है। अभिलेख लिखे जाने लगे सिक्कों में। शक और यवन के सिक्कों में आपको पता है कि डेट्स का अंकन शुरू हुआ, राजाओं के नामों का अंकन शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हमें हमारे पास लिखित साक्ष्य थे। ठीक है। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हम प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टोन एजेस से रिलेटेड है। तो हम आते हैं सबसे पहले मानव पर। ठीक है। जो वर्तमान मानव है, ठीक है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है जो एट प्रेजेंट का है। ठीक है। उसकी उसकी जो विकास है उसका कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले आता है होमो हैबिलस। ठीक है। होमो हैबिलस जो था मानव, यह मानव पाषाण औजार का आविष्कार करने वाला था। पाषाण यानी पत्थर के उसने औजार बनाए, चाहे वो खुरचनी हो, वेधक हो, लकड़ी की पत्थर की कुल्हाड़ी हो। ठीक है। तो इसने पाषाण के औजार बनाने वाला ये होमो हैबिलस था। ठीक है। और स्टोन एजेस से रिलेटेड था ये। अब सेकंड आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस था अग्नि का और कृषि का आविष्कार करने वाला। अग्नि और कृषि मेन रूप से जो है नव पाषाण काल से रिलेटेड है। और दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृषि और अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ। दैट्स कॉल्ड नव पाषाण काल। तो होमो इरेक्टस जो है वो नव पाषाण काल से संबंधित है। और होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस जो है वो आजकल के जो हम मानव हैं उनको होमोसेपियंस कहा जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं बुद्धिमान मानव। और इसकी तुलना जो है जर्मनी के जो नियंडरथल था, ठीक है, उससे की जाती है। जो नियंडरथल मानव था, ठीक है, उसके अवशेष जो कंकाल है वो जर्मनी में पाए गए हैं। तो उसने सबसे पहले शव विसर्जन का कार्य किया था। और उसने व्यापक रूप से मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने आग का प्रयोग किया था। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध था। तो इसकी तुलना होमोसेपियन से की जा सकती है। ठीक है। और एक और मानव है यहाँ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है। ये हमारा निकटतम पूर्वज है। ये होमोनिड भी बोला जा सकता है इसे, जो जिसका मतलब है ना आधा नर, ठीक है, सॉरी आधा नर और आधा वानर। ठीक है। यहाँ सॉरी नर होगा यहाँ। ठीक है। ये आधा नर था आधा मानव था, थोड़ा झुक के चलता था। ठीक है। जैसे होमो इरेक्टस है या नियंडरथल है वो सीधे स्ट्रेट होकर चलते हैं। ठीक है। और जो होमो इरेक्टस है वो थोड़ा झुक कर चलता था, थोड़ा बहुत। ठीक है। तो मैं आपको आगे फ़ोटो में भी दिखाऊंगी इनके बारे में। ठीक है। तो इसे हमारा निकटतम पूर्वज कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो वानर थे। ठीक है। तो ये इसके थोड़ा क्लोज था।
तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ कि नर्मदा नदी के किस स्थान से होमो सेपियंस की खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव से यह भारत में खोजा गया पहला मानव जीवाश्म भी था। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। और अब आते हैं पिक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर देखेंगे आप, तो ये है आधुनिक मानव, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो 3 मानव हैं, ठीक है, ये जो 3 मानव हैं जो मैंने आपको बताया होमो सेपियंस, ये थोड़े मिलते जुलते हैं। ये नियंडरथल है, क्रोमैगन भी बोला जाता है होमो जो सेपियंस है, और ये आधुनिक मानव है। ये थोड़े मिलते जुलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, आग का प्रयोग भी किया है इन्होंने। अब आते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस है, ये भी थोड़ा स्ट्रेट है, ठीक है, नवपाषाण काल से संबंधित है। और ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, अफ्रीकन। और इसके पूर्वज, एक चीज़ और मेंशन करूंगी, इसके जो पूर्वज थे होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, ये अफ्रीका में पाए जाते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा झुक के चलता है, इसकी आप यहाँ देखेंगे इसकी शक्ल थोड़ी वानर की तरह है, ठीक है। तो ये जो था ये अफ्रीका में पाया जाता है, और ये होमोनिड बोला जाता है, आधा नर आधा मानव, ठीक है। और ये इससे मिलता जुलता सा हमारा होमो हेबिलस, ठीक है। तो और ये आपको पता है वानर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारे मानव हैं। और अब आते हैं पाषाण काल पे। पाषाण काल को मेन रूप से जब हम स्टडी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तृत है इसका वर्णन, तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। अब यहाँ जो पूरा पाषाण काल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। मेनली डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि सॉरी, इनके जो उपकरण हैं, ठीक है, उपकरणों के कारण और मानव के विकास के कारण इनको डिवाइड किया गया है। क्योंकि जो पहले उपकरण थे आपको पता है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको थोड़ा काटते हैं, फिर और इनको अच्छे तरीके से उनके हथियार बनाए जाते हैं। फिर साथ में जब लोहे का प्रयोग होता है, तांबे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे जो स्टोन एजेस हैं वो डिवाइड होती जाती हैं, तो हम उसी के आधार पर इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है। मैं फैक्ट्स ही पढ़ाऊंगी आपको इस वीडियो में, ठीक है। मैं आपको कोई डिटेल नहीं बताऊंगी, कोई बोरिंग वीडियो नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले है भारत में सबसे पहले पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की, ठीक है। तो यहाँ आएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 में, ठीक है। आप ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यह उपकरण क्वार्टराइज पत्थर से निर्मित था। कुछ इतिहासकारों ने इसे हेडेक्स बताया, कुछ इतिहासकारों ने इसे क्लीवर बताया, ठीक है। हेडेक्स एंड क्लीवर जो होते हैं वो खुदाई के काम आते हैं, जैसे आप इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। ये खुदाई के काम आने वाला पत्थर है, ठीक है। हेडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। खुरचनी टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इनको साइड साइड से छीला गया है और ये खोदने के काम और ये हमारे पूरा पाषाण निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण हैं। अब आते हैं फैक्ट्स पे, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपके फलक भी बोला गया है इनको, ठीक है, जो आधे छीले हुए पत्थर हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख उपकरण हैं चॉपर हेडेक्स, ठीक है। और इसे पेबुल और हेडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। पेबुल क्यों कहा जाता है, यहाँ देखिए आप, ये जो पत्थर हैं, ठीक है, ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे गोल पत्थर हैं, ठीक है। इनको छीला गया है, गोल पत्थर होते हैं, गोल छोटे छोटे गोल पत्थरों को पेबुल बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। दैट्स वाई इसको पेबुल संस्कृति भी बोला गया है, ठीक है। और हेडेक्स संस्कृति भी बोला गया क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडेक्स मिले हैं यहाँ। उत्तर भारत में सर्वप्रथम निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है पाए जाते हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। नवपुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। पाकिस्तान के मलकपुर, चौंतड़ा, कलार, चौमुख इसके प्रमुख केंद्र हैं। और पंजाब की सिरसा घाटी, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की सोन घाटी, महाराष्ट्र की गोदावरी, राजस्थान की चंबल घाटी, उत्तर प्रदेश की सिंगरौली, बेलन घाटी में पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पंजाब की सिरसा घाटी
किस स्टोन एज से संबंधित है? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है। तो आप इसका सही उत्तर होगा निम्न पूर्व पाषाण काल। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किया है स्थान। तो अब आते हैं सेकंड पे, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। तो आप यहाँ के उपकरण देख रहे हैं, थोड़े अच्छे तरीके से थोड़े बने हुए हैं, ठीक है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में फलकों की अधिकता थी, यहाँ फलक लिखा हुआ है। फलकों की अधिकता के कारण से फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक संस्कृति ऊपर वाले को भी कहते थे, बट यहाँ देखो इसे फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों उपकरण यहाँ प्रचलन में थे, ठीक है। स्क्रैपर, दैट्स कॉल्ड स्क्रैपर, ठीक है, जो खुरचने के काम आता है, जैसे हम खोदते हैं, ठीक है, तो खोदने के काम आता है। तो इन तीनों की अधिकता थी, बट सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया है फलकों का प्रयोग किया है, तो इसे फलक संस्कृति कहा गया है। और महाराष्ट्र का निवासा भीमबेटका की गुफाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, और व्यास बाणगंगा जो हिमाचल प्रदेश में है, और सिरसा घाटी पंजाब वाली में ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अब इसे उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है, इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। ऊपर वाली दो को फलक संस्कृति कहा जाता था, इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। इस काल में पत्थरों के अतिरिक्त हड्डियों का प्रयोग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हथियारों के लिए होना था यहाँ। भीमबेटका से नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, अतः भीमबेटका की गुफाएं उच्च पाषाण समय की हैं, ठीक है। तो अग्नि का प्रयोग, ठीक है, इस समय अपरिचित थे लोग, अग्नि का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था, अतः भोजन कच्चा खाया जाता था, ठीक है। हड्डियों का प्रयोग होना शुरू हो गया था यहाँ, ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ की, ठीक है, इसे याद करेंगे, हड्डियों का प्रयोग यहाँ होना शुरू हो गया था। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण थे ज्यामितीय आकृति के थे, जैसे कोई चंद्र आकृति का बन गया, ठीक है, कोई त्रिभुज आकार के जो हथियार थे वैसे बनाए गए थे, ठीक है, कोई चौरस बनाए गए थे। तो यहाँ बोला जाता है कि जो इसके उपकरण हैं वो ज्यामितीय आकृति के थे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस काल के हथियार जो थे ज्यामितीय आकृति के थे, तो आप सही उत्तर लिखेंगे इसका मध्य पाषाण काल, ठीक है। और मानव अस्थि पिंजर भी इसी समय प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो कंकाल हमने स्केल्टन, जिसके आधार पर हमने मानवों का भी वर्गीकरण किया था, तो इसी समय हमें प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान भी इसी काल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, राजस्थान का बागौर, ठीक है। और ये आमतौर पर मैंने जैसे पीजीटी हिस्ट्री के टेस्ट दिए हैं, तो उसमें किसी एक में पूछा गया था कि राजस्थान का बागौर किस एज से रिलेटेड है, तो ये मध्यपाषाण काल आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ लोहे के उपकरण भी मिलते हैं, और माइक्रोलिथ नामक उपकरण भी हमें मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं उच्च पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित मानी जाती हैं, ठीक है। सराय नहर जो उत्तर प्रदेश में है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है सराय नहर, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसमें 14 शवाधान यानी कब्रें प्राप्त हुई हैं एक साथ, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मृतक का सिर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, सिर पश्चिम की ओर और पैर जो थे पूर्व की ओर थे, ठीक है। कई बार डायरेक्शंस पूछी जाती हैं पेपर में। और दमदमा से 41 समाधान या शवाधान बोल सकते हैं कब्रें प्राप्त हुई हैं। मध्य पाषाण काल में कई कब्रों में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, ठीक है, दफनाया जाता था यानी जो शवाधान प्रक्रिया थी, ठीक है, शवों को उनका विसर्जन करने की, उसमें दफनाया भी जाता था और अग्नि का प्रयोग भी किया जाता था। पर पहले दफनाया जाता था, बाद में जब अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ तब अग्नि का मतलब दाह संस्कार क्रिया भी की जाने लगी। थोड़ी बहुत कृषि आती थी उसे, ठीक है, आपको पता है कृषि कैसे हुई, जैसे मानव ने कोई फल खाया तो उसका बीज गिर गया, ठीक है, पक्षियों द्वारा ले जाया गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, फिर उसने देखा कि बीज द्वारा पौधा निकल रहा है, ठीक है। इस टाइप से कृषि करना उसे थोड़ी बहुत शुरू की मध्य पाषाण काल में। झोंपड़ियों में भी स्थायी निवास का पता चलता है, ठीक है। और चित्रकला, द मेन थिंग चित्रकला, ठीक है, चित्रकला की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। और अगर ये फैक्ट्स के रूप में मिल जाएं तब तो
और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं पढ़ने में। आप किसी भी बुक से ले लो, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं, डिटेल होती है और ये अच्छे से याद नहीं होती है। पॉइंट वाइज आप इसको करेंगे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी लर्न होता है, ठीक है। अब आता है सबसे मेन हमारा जो स्टोन एज है, नवपाषाण काल, ठीक है। तो भारतीय महाद्वीप की सबसे प्राचीनतम नवपाषाण काल की बस्ती जो है वो मेहरगढ़ है, ठीक है। प्लेस याद कर लेंगे आप, मेहरगढ़। और उत्तर भारत में कश्मीर में बुर्ज होम और गुफर कराल, ठीक है। ये दो जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, ठीक है, नवपाषाण काल के। और बुर्ज होम में क्या है, बुर्ज होम में यहाँ पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी कई जगह, कुत्ते को दफनाया गया है, कई जगह बकरी को साथ में दफनाया गया है, ठीक है। तो पालतू जानवरों को भी साथ में दफनाने की प्रथा थी। ऐसा माना जाता है कि पालतू जानवर को जो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय था वो उसके साथ आत्मा के साथ जाता है, ठीक है। और बुर्ज होम में हमें क्या पता चलता है कि जो धरती से नीचे गड्ढे बनाए हुए थे, वहाँ क्या करते थे लोग, रहते थे, ठीक है। और अग्नि और कृषि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग का प्रयोग करना सीख लिया था, ठीक है। मध्यपाषाण काल में अभी तक आग से अपरिचित थे, भोजन कच्चा खाया जाता था। अब आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब कृषि करना शुरू कर दी, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो जो निवास भी था वो भी स्थायी हो गया था। नवपाषाण काल में जो उपकरण थे वो पॉलिश तार थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल्हाड़ी बनाई गई तो उसमें पॉलिश तार थी, वो अच्छे से उसको बनाया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौह युगीन उपकरण भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा से धान की खेती का प्रमाण मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि यहाँ के जो बर्तन प्राप्त थे उनमें धान की भूसी और पुआल, जिसे पराल भी बोला जाता है, वो चिपका हुआ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है बुर्ज होम। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बुर्ज होम, गुफर कराल, कोल्डी हवा, मगहदा या मगहडा, पंचो, बिहार का चिरांद, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चिरांद। बिहार, उड़ीसा का कुचाई, ब्रह्मगिरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। संगनकल्लू, हलूर, नागार्जुनी कोंड, ये बौद्ध, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है नागार्जुनी कोंड, यहाँ स्तूप भी बनाया गया है। सिंगमपल्ली, पिकलीहाल, टेक्कलकोट, असम और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। तो आप इनको अपने ध्यान में रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू नवपाषाण काल। और ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू, संगनकल्लू प्राचीन नाम था, इसको बेलारी बोला गया है, यहाँ बिलारी लिखा गया है, बेलारी, ठीक है। से पता चलता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य एक स्थान पर स्थायी निवासी हो गया था, झोंपड़ियाँ या घर बनाकर रहने लग पड़ा था, ठीक है। तो इतिहासकारों के अनुसार प्रथम नगरीकरण, नगरीकरण हम बोल सकते हैं, ठीक है, नगरों में रहना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से घर बना के, तो वो कांस्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम नगरीकरण कब शुरू हुआ। आपको ऑप्शन दिया जाता है वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या सिंधु घाटी काल या पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें उत्तर आएगा इसका सिंधु घाटी काल, ठीक है। और कांसे इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लोहे का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था इसमें। और आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, तांबे के बाद उसने पत्थरों का प्रयोग किया, सॉरी, पत्थरों के बाद तांबे का प्रयोग किया, तांबे के बाद कांसे का प्रयोग किया, कांसे के बाद उसने किया लोहे का प्रयोग। तो सिंधु घाटी काल जो है कांसे का कांस्य काल था। और सिंधु घाटी के बाद जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, वो लौह काल था, ठीक है। तो द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है वैदिक काल को, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो गंगा घाटी में पनपा, द्वितीय नगरीकरण, ओके। सो आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, पाषाण काल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।